हैप्पी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया। उसने पहले से छपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसमें तमाम अंदराज अंग्रेजी में किए जाते थे। मैंने अपने कीमती कलम से बड़ी नफुवत के साथ उस पर उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े उसे रख लिया और एक मुअद्दिब बैरा मेरा ब्रीफकेस उठाकर मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने नपे तुले कदमों के साथ बैरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाजा खोलकर वो मुअद्दिब एक तरफ खड़ा हो गया। एनी मोर सर्विस सर, उसने मुड़ने से पहले पूछा और इस मजीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी इल्म था। भारत में किसी नौजवान और फिर ऐसे नौजवान से उम्मीद रखना जो इस किस्म के आला होटलों में क़याम करे कि वो रात किसी साथी के बगैर बसर करेगा, यकीनन मौजज़ा ही था। इसलिए जवाब में जब उसे 10 रुपए का नोट टिप करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक यू, मैं वैष्णु हूँ, कहा तो उसने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा, फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। क्योंकि मैं विष्णु था, इसलिए मेरे लिए खाने का मेनू भी बगैर मीट वाले खानों का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुतल्लिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ था और पै दर पै मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुतालिया करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाकयात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाजों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वहीं कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल ही में किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। बलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ। होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लॉकर में महफूज कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया, जहां रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे के सिर्फ मुतलका दफातर थे। उसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुंजिम तरीके के साथ अड्डे को कैमोफ्लेज किया था कि बेइख्तियार उसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नजर से मैंने हालात का अंदाजा लगा लिया। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जगराऊं और मुल्लांपुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और जरूरी मसला था। लुधियाना में करीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मिजाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दे स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर दिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीगाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहिरी वज़ाकता से मुतासिर होकर मुझसे राव रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे गैर जरूरी जानकर कोई खास लिफ्ट न करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बेरे को आवाज देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी जबान से रायकोट और मुल्लांपुर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट बैठ जाए। जैसे ही बेरे ने उसे बोतल खोलकर देना चाही, मैंने बेरे के हाथ से पकड़ ली। एक नहीं 2, मैंने बेरे से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा तो मैं उस बात से बात करने का इरादा नहीं था या अब उतनी बेतकल्फी का मुजाहरा कर रहा था।
क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा। कोई बात नहीं सर, उलझनें भी इंसानों के लिए बनी हैं और उसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, उसने मेरी ज़ाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा। कहाँ रहते हो, क्या शब्द नाम है तुम्हारा? मैंने उससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश ही है, प्रकाश भाया। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का मुजाहरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खतरी फैमिली का लड़का था। लुधियाने में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रिहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतल्लिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ होटल में ले आया। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने वलायती शराब के 2 बेहतरीन पैक मंगवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैंने उसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से जिंदा वापस पलटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में माजरत करते हुए उससे कहा। महाराज जी, मेरे लिए ऐसी खास जरूरत भला क्या थी? उसने मुतशक्किराना लहजे में मुझसे कहा। तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, उसी लिए वहां से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो शायद। उसने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है, लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतल्लिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ उसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक ही निकला तो खामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिल आखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कजन वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं, उनके जरिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे। बाकी मैं जानूं और मेरा काम। मैंने जवाब दिया। आप इस फिक्र को बिल्कुल जहन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। उसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया प्रकाश, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। मैंने होटल इंतजामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का ऑर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी जिद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद उसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हो गए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। न जाने उसने मेरे मुतल्लिक क्या क्या उन्हें बताया था कि वो लोग मेरे आगे पीछे जा रहे थे। हर दूसरा पहले से बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत कर रहा था। हिंदू मुआशरे में पर्दा नाम की किसी चीज का तस्वर नहीं पाया जाता। जल्द ही हम सब आपस में घुल मिल गए। शाम तक मैं और प्रकाश रायकोट में घूमते रहे। इस असना में मैंने इर्द गिर्द के इलाके में कायमशुदा तंसीबात का बखूबी जायजा ले लिया था। प्रकाश के वालिद की एक खटारा सी मोटरसाइकिल थी जिस पर हम रायकोट के इर्द गिर्द देहाती इलाके में घूमते रहे। मोटरसाइकिल मैं खुद चला रहा था और जानबूझकर ऐसे रास्तों पर सफर कर रहा था जहां मोबाइल रेडार सिस्टम या एंटी क्राफ्ट गन्स की मौजूदगी के अमकानात ज्यादा थे। पहले ही मरहले पर कुदरत ने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके इस अनाम पर जो प्रकाश की सूरत में मुझ तक पहुंचा था, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पिछले 2-3 रोज की कलफत कुल्ली तौर पर खत्म हो गई।
दुश्मन की इस इलाके में नकलो हरकत मेरी नजरों के रास्ते मेरे ज़हन में महफूज हो चुकी थी और अब किसी भी वक्त कागज पर मुंतकिल होकर मेरे मुल्क तक पहुंच सकती थी। दिन भर हमने जी भरकर आवारा गर्दी की। शाम को उसका कजन सालिग्राम ड्यूटी खत्म करके घर आ गया। वो हवाई अड्डे की एक वर्कशॉप में काम करता था। प्रकाश ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा तारुफ उससे करवाया। उसका गायबाना तारुफ मुझे पहले ही अच्छी तरह हासिल था और उसकी ही नहीं बल्कि भारतीय नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद थी। वलायती शराब की बोतल की एक झलक ने उसे मेरा ताबेदार बना दिया और ये झलक मैंने एक खास तरीके से अचानक ब्रीफ केस खोलते हुए उसे दिखाई थी। महाराज जी शीश वर्मा नाम के 2-3 अफीसर हैं, आप कुछ उनके मुतालिक बताइए, उसने अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर ये उससे वाकिफ होते तो खुद ही न चले जाते, प्रकाश ने जो उससे खासा बेतकल्लुफ था उससे कहा। ठीक है महाराज जी, मैं बारी बारी सबसे किसी बहाने आपको मिला दूंगा। अपने सभी यार हैं, उसने एक मखसूस अंदाज से आंख दबाते हुए कहा। शुक्रिया भैया, तुमने तो मेरे सर से अच्छा भला बोझ उतार दिया है। रात को दोनों जी भरकर शराब नोशी करते रहे। मेरे मुतल्लिक गड़ाया बहाना पहले ही मौजूद था, इसलिए किसी ने मुझसे इसरार नहीं किया। रात मैंने रायकोट में प्रकाश के घर पर बसर की। अगले रोज सालिग्राम तो सुबह सुबह उठकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। हमें बाद में आने के लिए कह गया। थोड़ी देर के बाद हम लोग भी उसके पीछे जा रहे थे। गार्ड रूम में हमारी मुलाकात सालिग्राम से करवाई गई। वो हमें अपने साथ वर्कशॉप में ले गया। सालिग्राम की अपने ऑफिसर इंचार्ज से गाड़ी छिनती थी, इसलिए किसी ने उसकी बात का नोटिस न लिया। हर जगह उसने मेरा तारुफ अपने कजन की हैसियत से करवाया जो दिल्ली से आया था, जिसे हवाई अड्डा और जंगी जहाज देखने का बेहद शौक था। हर कोई अपनी अपनी बसात के मुताबिक मुझे और प्रकाश को खुश आमदीद कह रहा था। करीबन 2 घंटे तक हम हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इस असना में मैंने वहां की तमाम जुजियात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली थी। सारा हवाई अड्डा मेरे सामने था। वहां मौजूद एक एक चीज मेरी नजर में थी। उनको दिखाने के लिए दोनों शीश वर्मा से मुतल्लिक मैंने तहकीक में खासी सरगर्मी दिखाई दी थी और इन लोगों को अपने सच्चे होने का यकीन दिलाया था। अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तीसरे शीश वर्मा से फिर कभी मिल लेंगे, मैंने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। ओके, परसों तक के लिए राम राम, उसने मुझसे भी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा किया। प्रकाश के साथ मैं वापस आ गया। रायकोट से मैंने लुधियाना अपने होटल को फोन कर दिया था कि मैं रात को नहीं आऊंगा। एडवांस जमा होने की वजह से वो लोग भी मुतमैन थे। 2 दिन बाद इतवार था। उस रोज सालिग्राम की भी छुट्टी थी। मैं और प्रकाश तो वापस लुधियाना चले आए, लेकिन सालिग्राम को मैंने इतवार की बड़ी जबरदस्त दावत दी थी। वो मेरा शिकार था जिस पर मुझे अभी मेहनत करना थी और जिससे बहुत सारे काम निकलने की तवक्को थी। कुदरत के इस इनाम को मैं किसी भी सूरत जाया करने के लिए तैयार नहीं था। लुधियाना हम शाम को पहुंचे। दोनों सीधे होटल ही गए थे, जहां चाय पीकर ताजा दम होकर हम शहर में घूमने चले गए। मैंने प्रकाश को चूंकि अपने लंबे चौड़े बिजनेस के मुतल्लिक एक कहानी सुना रखी थी और उसे यही बताया था कि अब मेरी मसरूफियात सिर्फ बिजनेस तक ही महदूद रहेंगी और 3-4 रोज तक मैं लुधियाना से अपने बिजनेस के मामला तय करने के बाद दिल्ली चला जाऊंगा। इसीलिए उसने मुझसे अगले रोज यानी हफ्ता के प्रोग्राम का नहीं पूछा था। रात गए मैं होटल पहुंचा तो एक खूबसूरत उलझन मेरी मुंतजिर थी। अपने कमरे में दाखिल हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर एक शरीफाना दस्तक सुनाई दी। यस कम इन, मैंने होशियार होते हुए कहा, क्योंकि ऐसे होटलों में इजाजत के बगैर कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया करता। दरवाजा खुला और एक हवाजादी अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अपने जलों में खुशबुओं और दावत का एक तूफान लिए अंदर दाखिल हुई। क्षमा कीजिए, रूम नंबर 130। उसने फिक्रा अधूरा छोड़कर जिगर पाश नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अब संभल चुका था।
दो ही सूरतें थीं, या तो वो कोई कॉल गर्ल थी या फिर सीआईडी की मुखबर, क्योंकि ऐसे होटलों में पुलिस या इंटेलिजेंस वाले बराह रास्त मदाखलत कम ही किया करते हैं। ज्यादातर काम ऐसी लड़कियों ही से लिए जाते हैं। कुछ भी था, मुझे बहरहाल अपने रवैये से किसी शक का इजहार नहीं करना था। कमरे का नंबर उसके बाहर लिखा है, मैंने बज़ाहिर लापरवाही के अंदाज में आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह, मुझे क्या बैठने को भी नहीं कहेंगे, उसने अदाए खास से मेरी तरफ झुकते हुए कहा और मेरा जवाब सुने बगैर मेरे पलंग पर बैठ गई। अभी इस बात का फैसला तो हुआ नहीं कि आप मेरी मेहमान हैं या किसी और की, मैंने कहा। महाराज जी, अब मैं आ गई हूँ तो अपना मेहमान ही समझिए, उसने अपने हाथ में पकड़ा पर्स भी करीबी मेज पर फेंक दिया। आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब खड़े होते हुए कहा। खवातीन से ऐसे तो बात नहीं की जाती, उसने उठकर मेरे करीब आना चाहा। जान बचानी खासी मुश्किल थी, मेरा मनफी रवैया भी उलझन का बायस बन सकता था। मैं भारतीय मुआशरे का नए दौर का नौजवान था। मुझे बहरहाल अपने आप को इस माहौल में रखना था, वरना कुछ भी मुमकिन था। लेकिन मेरे मकसद और मिशन की अजमत मेरे रास्ते में हायल थी। देवी जी, आज के लिए तो मुझे क्षमा कीजिए, मैंने एक दोस्त को वक्त दे रखा है। काश आपसे पहले, मैंने खुद आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है महाराज जी, मैं किसी के धंधे को खराब क्यों करूं, लेकिन हाँ, तुम्हारी टिप तो बहरहाल है। मैंने 10-10 के 2 नोट उसके हाथ में थमा दिए। थैंक यू फॉर योर विजिट, आपके आने का शुक्रिया, मैंने बड़े एहतराम से दरवाजा खोलते हुए कहा। उसके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।